हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन के बारे में, जो कि नंबर थ्योरी और मॉड्यूलर अरिथमेटिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसको हम बड़े सिंपल तरीके से पढ़ेंगे जिससे सारे स्टूडेंट्स को समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन पढ़ाऊँ, मैं एक बार फिर से मॉडुलस क्या होता है उसका रिवीजन करना चाहूँगा। सो मॉडुलस इज द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। दैट मीन्स कि जब दो नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं आपस में, सो एक क्वोशिएंट आता है और दूसरा आता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो होता है दैट बिकम्स द रिजल्ट इन केस ऑफ दिस मॉड्यूलस। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें 100 मॉड 3, सो इसमें क्या होगा, 100 का डिवीजन होगा 3 से, तो क्वोशिएंट आएगा आपका 33 टाइम्स इट विल गो। सो 33 टाइम्स लीविंग वन रिमाइंडर बिहाइंड, तो उस केस में होता है इसका आंसर 100 मॉड 3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक रिमाइंडर आपका बचा है। सिमिलरली 5 स्क्वायर मॉड 4 अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो उस केस में देयर आर टू ऑप्शंस जो कि हम आगे सीखेंगे। 5 मॉड 4 के टर्म्स में या तो कैलकुलेट करूं मैं, या तो 5 स्क्वायर को हम सिंप्लीफाई करके 5 इंटू 5 कर सकते हैं और फिर लिख सकते हैं मॉड 4। सो इस केस में दोनों तरीकों को यूज करके हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल सिंस वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट मेथड कि हाउ सिंप्लीफाइड तरीके से इसको सॉल्व किया जाए, तो मैं इसको नॉर्मल तरीके से करूंगा, जो कि ये है 5 इंटू 5, इसका स्क्वायर निकाल के दैट बिकम्स 25। और 25 का जब हम डिवीजन करते हैं 4 से, तो क्वोशिएंट आता है आपका 6, 6 4 जा 24, और एक रिमाइंडर बचता है आपका, तो इसका भी आंसर होता है 1। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। What is congruence relation? For any positive integer n, two other integers a and b are said to be incongruent modulo n if they leave the same remainder when divided by n। मतलब कि जब एक पॉजिटिव इंटीजर n है, लेट से ये 10 ले लिया जाए, एंड देयर आर टू अदर इंटीजर्स, लेट से वन मे बी 2, अदर मे बी 102। सो अब इन दोनों केसेस में इन दोनों का रिलेशन कॉन्ग्रुएंट को सेटिस्फाई तभी करेगा जब 10 से डिवीजन हो इनका, तो रिमाइंडर सेम लीव करें। दैट मीन्स अगर को 2 को मैं डिवाइड करता हूँ 10 से, तो उस केस में आपको पता है 0 टाइम्स इसका डिवीजन जाएगा और रिमाइंडर आएगा 2। ऐसे ही 102 का अगर मैं करूंगा मॉड 10, इस केस में 10 टाइम्स जाएगा ये, तो क्वोशिएंट हो जाएगा आपका 10, 10 इंटू 10 इज 100, एंड इट विल ऑल्सो लीव रिमाइंडर 2। सो इस केस में भी इसका आंसर आएगा 2। 102 मॉड 10 विल गिव 2। सो एज वी नो, दोनों के केस में रिमाइंडर 2 ही आ रहा है, तो दैट मीन्स दे कैन बी सेड टू बी इन कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस। मतलब 2 and 102 आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर इन मॉडुलो n। 2 कॉन्ग्रुएंट टू 102 मॉडुलो 10, तो दैट मीन्स वी नो कि दोनों साइड से हमें 2 ही रिमाइंडर आ रहा है। तो वी कैन ऑल्सो से कि 102 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो, यहाँ 10 था, 2 मॉड्यूलो 10। सो अब या तो मैं बोलूँ a कॉन्ग्रुएंट b मॉड n, तो उस केस में b कॉन्ग्रुएंट a मॉड m भी सेटिस्फाई हो। सो इसी से हम आगे बढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंस रिलेशन की प्रॉपर्टीज पे, इन विच द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिफ्लेक्सिविटी। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिफ्लेक्सिविटी, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि 2 मॉड 2 कैन बी सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 10, क्योंकि दोनों का रिमाइंडर आपका 2 ही आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। और सिमेट्री प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, कि अगर दो नंबर्स लाइक 2 and 102 आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, सो इस केस में हम किसी को भी लेफ्ट हैंड साइड और दूसरे को राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। सो इन दिस केस वी कैन
change these positions. A will be congruent to B, then B will also be congruent to A. और इसी से आता है थर्ड प्रॉपर्टी विच इज ट्रांजिटिविटी. व्हेन देयर आर थ्री नंबर्स, लेट्स से एक 2 है, दूसरा दूसरा 102 है और तीसरा 52 है. सो इस केस में तीनों, अगर इन दोनों का हम कॉन्ग्रुएंस रिलेशन निकालते हैं तो वी नो कि इसमें 2 ही आ रहा है रिमाइंडर. इन दोनों का भी जब कॉन्ग्रुएंस रिलेशनशिप निकालेंगे तो इसमें भी 2 ही आएगा, बिकॉज 52 विल लीव 2 रिमाइंडर आफ्टर गेटिंग डिवाइडेड बाई 10. सो जब ये दोनों सेम रिमाइंडर लीव करते हैं तो इन दिस केस दिस इज transitivity property will also hold true. That means 2 and 52 will also be congruent to each other. Not 10. तो अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. नाउ द प्रॉपर टॉपिक इज मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन. नाउ व्हाट इज मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन? जैसे कि हम एक्सपोनेंशिएशन जानते हैं किसी का भी पावर रेज टू द पावर, लाइक 2 रेज टू पावर 3, 7 रेज टू पावर 10, 9 रेज टू पावर 100 times, 5 raised to power 10,000 something, we can see 10,190. सो ये पूरा एक्सपोनेंशिएशन है. लेकिन मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन में उसी वैल्यू के आगे मॉड लग जाता है. किसी भी नंबर n का मॉड्यूलर होता है उसके आगे. सो मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन का नोटेशन ये है a रेज टू पावर b मॉड n. और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो मॉड्यूलर अरिथमेटिक, क्रिप्टोग्राफी और नंबर थ्योरी में होता है. एंड स्पेसिफिकली इन क्रिप्टोग्राफी हम RSA जो कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है, और डेफी हेलमैन की जो सिमेट्रिक की एक्सचेंज है उसमें, और डिजिटल सिग्नेचर में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन का. उसी के बेस पे ये सारे क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम्स बने हैं. और तीसरा है आपका सूडो रैंडम नंबर सीक्वेंस जनरेशन. सो ये है इसके एप्लीकेशंस. और चैलेंजेस, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों आई है? चैलेंजेस इसके ये हैं कि डायरेक्ट कंपटीशन इस वैल्यू का, लेट से डायरेक्ट कंपटीशन काफ़ी मुश्किल होगा, तो उसकी वजह से हम इसको पार्ट्स में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये इवन कैलकुलेटर से भी सॉल्व नहीं हो सकता है, इसमें ओवरफ्लो एरर आता है. अब चलते हैं मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन, समझते हैं कैसे काम करता है. लाइक इन प्रीवियस एग्जांपल्स वी हैव सीन द मॉड्यूलर कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस. तो अभी देखते हैं हम 7 रेज्ड पावर 4 मॉड 17. अब इसको हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, जिसको मैं 2 पार्ट्स में लिख दिया इसको इजी बनाने के लिए, क्योंकि हमें या तो डायरेक्ट 7 रेज्ड पावर 4 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसका एक्चुअली आंसर आता है 2401. और इस केस में इसको इजी वे में सॉल्व करने का दूसरा तरीका ये है, जैसे मैंने 7 स्क्वायर को पहले कैलकुलेट किया, दैट विल बी 49 इंटू 49 मॉड 17. नाउ अब इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बजाय मैं सिंगल सिंगल मॉड निकालूंगा दोनों नंबर से. तो 49 मॉड 17 will give how much remainder? 17 2 जा 34, और 49 से जब उसको माइनस करते हैं तो दैट विल गिव 15. तो ये वाला 49 आपको देता है आंसर 15. सिमिलरली इसके साथ भी जब मॉड 17 किया जाएगा तो ये भी आंसर देगा आपको 15. नाउ इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग 49 इंटू 49 वी कैन राइट 15 इंटू 15 मॉड 17. अब कैलकुलेशन इजी हो गया. अब 15 इंटू 15 का कैलकुलेशन होता है 225 मॉड 17. सो 225 का मॉड 17 जब करते हैं तो ये आपका जाता है 13 टाइम्स, और आपका रिमाइंडर बचता है 4. सो इसका आंसर आता है 4. तो वी कैन डायरेक्टली से कि जब हम
जब हम 7⁴ mod 17 कैलकुलेट करते हैं तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 7⁴ हम ऐसे सिंपल स्टेप से वैल्यूज फाइंड करने के बाद हम इसको डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं 4। और जो नॉर्मल कैलकुलेटर की मदद से अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका आंसर भी आएगा 4। उस केस में हमें 7⁴ फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि होता है 2401। और इसका जब 17 से हम डिवीजन करेंगे तो ये भी 2397 आएगा। इसका आपका इतने टाइम्स में जाता है 2401 पूरा इसकी वैल्यू बनती है। और उस केस में भी जब 17 से डिवाइड करते हैं, मॉड निकालते हैं तो आंसर आता है 4। Now we'll take the another example. Let's say we want to find out 7⁻29। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा 7⁻29 को हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं। तो we can see 7⁻1 into 7⁻2 into 7⁻4 into 7⁻8 और into 7⁻16। तो कितना हो गया? 16 + 8 24, 24 + 4 28 और 28 + 1 29। तो ये वाले को छोड़ के बाकी सारे यूज हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग इट। तो कैसे इसको कैलकुलेट करना है? तो सबसे पहले हमें पता है 7⁻1 mod 17 विल गिव 7, रिमाइंडर 7 आएगा। जब 7 स्क्वायर निकालते हैं हम तो उस केस में आएगा आपका 7 स्क्वायर इज 49, 49 mod 17 विल गिव 15, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट किया था। अभी 7⁻4 जब हम करेंगे तो ये भी हमने अभी देखा है आपका 7⁻4 आता है आपका 4। अब हमें जब 7⁻8 निकालना है तो वी नो कि 7⁻8 होता है आपका 7⁻4 इंटू 7⁻4। सो इस केस में हमें पूरा कैलकुलेशन करने के बजाय इसकी जगह पे हम रखेंगे 4, इसकी जगह पे हम रखेंगे 4। 4 4 जा 16 और 16 when is divided by 17 it will also give 16 as remainder। So ये 7⁻8 will give 16 as remainder। अब 7⁻16 जब हमें निकालना है तो उस केस में हमें पता है 7⁻8 इंटू 7⁻8, बिकॉज ये दोनों पावर्स जुड़ जाते हैं आपस में। सो 8 + 8 विल बिकम 16। सो अब इन वैल्यूज का हम यूज करेंगे आगे की कैलकुलेशन में। तो 7⁻8 हमें पता है दैट हैज गिवन अस 16 एज रिमाइंडर और 7⁻8 यहाँ पे भी है तो 16 एज रिमाइंडर। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल कर सकते हैं तो वो होता है 256। और जब 256 का हम मॉड निकालेंगे तो उस केस में आपका 17 के साथ तो हमारा आता है 1, क्योंकि 255 चला जाएगा 17 से, लीविंग 1 रिमाइंडर में है। तो इसका भी आंसर होता है 1। इसी का प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन किया हुआ मैंने यहाँ दिखाया। 7⁻1 पहले निकाला, 2 निकाला, फिर 4 निकाला, 8 निकाला, 16 निकाला और उसके बाद इन पावर्स को ऐड करने पे हमें 7⁻29 का सिंप्लीफाइड वर्जन मिलता है। और उन वैल्यूज को यूज करके हम आगे फिर से हमने इसका आंसर निकाला तो आंसर आता है 6। सो जैसा कि हमने 7⁻16 का फाइंड आउट किया था 1, अब नाउ हमें क्या करना है, इन सारे वैल्यूज को फिर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें निकालना है 7⁻29। अब 29 कैसे आएगा? 7⁻29 आता है 7⁻16 इंटू 7⁻8 इंटू 7⁻4 इंटू 7⁻1। और इन सबकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं जो, जैसे इसकी है 1, 7⁻8 की है 16, 7⁻4 की है 4 और 7⁻1 की है 1। अब इन सबका जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आता है 448 और उसका जब हम मॉड निकालेंगे 17 के साथ तो दैट विल गिव रिमाइंडर 6। तो इसका आंसर हो जाता है 6। एंड दिस वी हैव कैलकुलेटेड विदाउट द यूज ऑफ एनी कैलकुलेटर। सो और एक एग्जांपल लेते हैं हम।
लेट्स से वी वांट टू फाइंड द रिजल्ट ऑफ 6 रेज़्ड टू पावर 24. तो 6 रेज़्ड टू पावर 1, 6 रेज़्ड टू पावर 2, 6 रेज़्ड टू पावर 4, 6 रेज़्ड टू पावर 8 एंड 6 रेज़्ड टू पावर 16. तो अभी तो हमें पता है 6 रेज़्ड टू पावर 24 विल बिकम मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू ओनली. तो 6 रेज़्ड टू पावर 8 और 6 रेज़्ड टू पावर 16 से ही ये आ जाना. तो अब चलिए निकालते हैं. इसके केस में हमें पता है 6 mod 35 विल बी 6, और उसके बाद जब 6 का स्क्वायर निकालते हैं तो उस केस में आता है 36. 36 mod 35 विल गिव 1. तो अभी फिर कैलकुलेशन इजी हो गया. अब फिर से यहाँ 6 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 विल बी 1. अब फिर 8 के टाइम्स में भी सेम ही होगा. इसके जगह पे जब हम 6 रेज़्ड टू पावर 4 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 6 रेज़्ड टू पावर 4. तो अब हमें पता है 6 रेज़्ड टू पावर 4 1 है, यहाँ 1 है, तो दोनों के केस में फिर से आएगा 1, और ये ऐसे ही चलता जाएगा. तो इसके केस में आएगा 1. अब एक बार भी अगर किसी कैलकुलेशन के बीच में 1 आ गया तो आगे की कैलकुलेशन आगे के सारे पावर्स में, क्योंकि पावर्स डबल ही हो रही हैं, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 1 का कोई भी पावर 1 ही होता है. तो उस केस में एक बार भी अगर मॉड में 1 आ गया आपका, तो फिर आगे की सारी वैल्यूज में 1 ही आएगा. अभी हमें पता है 6 रेज़्ड टू पावर 8 विल बी 1, 6 रेज़्ड टू पावर 16 विल बी 1. तो इस केस में आंसर आता है आपका 1. अगर यही होता 6 रेज़्ड टू पावर 25 होता लेट्स से, तो फिर 1 नहीं आता, क्योंकि 6 रेज़्ड टू पावर, इसको हम जब सिंप्लीफाई करके लिखते तो 6 रेज़्ड टू पावर 16 इंटू 6 रेज़्ड टू पावर 8 इंटू 6 रेज़्ड टू पावर 1 लिखते. तो इन दोनों का तो आता 1 1, बट इसका आता है 6. तो इसको जब मल्टीप्लाई करते तो हम आता है इसका आंसर 6. अभी के लिए 1 है. नाउ मैं ये और बड़ा कैलकुलेशन लेता हूँ, जो कि है 20 रेज़्ड टू पावर 62 और mod 77. मतलब हर बार डिवीजन हमें 77 से करना है. तो सिंस ये थोड़ा सा लॉन्ग कैलकुलेशन है, तो इसको मैं पहले से कैलकुलेट करके लिख दिया मैंने यहाँ पे. अब मैं आपको इसका कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करके आपको समझा देता हूँ. तो विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पावर ऑफ 20. तो 20 mod 77 विल गिव 20. फिर अगर इसको स्क्वायर जब निकालते हैं तो फिर 20 इंटू 20, क्योंकि 20 इंटू 20 विल बी 20 स्क्वायर. तो उस केस में आता है 400 mod 70 विल बी 50. ऐसे ही 20 रेज़्ड टू पावर 4 विल बी व्हाट 20 स्क्वायर इंटू 20 स्क्वायर. तो 20 स्क्वायर का हमें ऑलरेडी वैल्यू पता है. 20 स्क्वायर इज 20. 20 स्क्वायर की वैल्यू आई है आपकी 15, और इसकी भी आई है 15. तो 15 इंटू 15 आता है 25, 225, और उसका आंसर आएगा मॉड 77 के बाद आएगा आंसर 71. तो अभी हमें 20 रेज़्ड टू पावर 4 मॉड 77 का आंसर पता है 71. ऐसे ही सिमिलरली 20 रेज़्ड टू पावर 8 विल बी 20 इंटू 20 रेज़्ड टू पावर 4 इंटू 20 रेज़्ड टू पावर 4. तो इसका फिर से हम 71 इंटू 71 करेंगे, फिर उसको 77 से डिवाइड करेंगे, फिर जो रिमाइंडर आता है वो आता है 35. ऐसे ही आगे के स्टेप्स 16, फिर 32. सिंस हमें जाना है 64 62 तक, तो अब 32 के आगे कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है. अब इनको हम ऐड करके देखते हैं 62 किन किन पावर्स को ऐड करने पे बन सकता है. सो ये है आपका इसका सिंप्लीफिकेशन. 20 रेज़्ड टू पावर 62 होता है आपका 20 रेज़्ड टू पावर 32 इंटू 20 रेज़्ड टू पावर 16 इंटू 20 रेज़्ड टू पावर 8 इंटू 20 रेज़्ड टू पावर 4 इंटू 20 रेज़्ड टू पावर 2. सिर्फ ये 1 वाला पावर छूटे, बाकी सारे पावर यूज करके आ गया ये 20 रेज़्ड टू पावर 62. तो अभी इन सारों की वैल्यूज हमें करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर्स पता है, उनको यहाँ पे यूज किया गया है और इनको फिर से मल्टीप्लाई किया गया है. तो इसका जैसे 20 रेज़्ड टू पावर 32 का हमें पता है 35. सिमिलरली 20 रेज़्ड टू पावर 16 का हमें पता है 71, और 20 रेज़्ड टू पावर 8 का आया है आपका 35, 20 रेज़्ड टू पावर 4 का है 71, 20 स्क्वायर का आया है 15. तो इन करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं
अब इसमें भी हमने पेयर वाइज किया है सो दैट कैलकुलेशन इजी हो। तो जब पेयर वाइज मल्टीप्लाई किया है हमने, तो फिर से यहाँ पे आया है आपका रिमाइंडर 15। तो इसका आ गया आपका 15। उसके बाद 15 इंटू 35, x2 को ले लिया इसने। फिर इस केस में आया आपका 64। नाउ नेक्स्ट विल बी 64 इंटू 71। 64 इंटू 71 में आया फिर आपका 64, और फिर 64 इंटू 15 में आया आपका 50। तो इसका ओवरऑल आंसर होता है आपका 15। तो नाउ 20⁻62 का हमने mod 77 निकाल दिया विदाउट द यूज ऑफ मच ऑफ द कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आंसर आता है आपका 15, जो कि एक्चुअली डायरेक्टली हम ट्राई करें कैलकुलेटर से सॉल्व करने का, इवन कंप्यूटर विल बी नॉट एबल टू सॉल्व इट डायरेक्ट कैलकुलेशन से, और इस केस में एरर देता है, बफर ओवरफ्लो होता है। तो इसको मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन तरीके से ये सॉल्व करना इजी होता है। नाउ आई विल कंक्लूड दिस टॉपिक। हमने सबसे पहले समझा इस टॉपिक में व्हाट इज मॉड्यूलस, जो कि रिमाइंडर बचता है डिवीजन के बाद, वो वैल्यू होती है मॉड्यूलस, और उसी को यूज करके एक कॉन्ग्रुएंस रिलेशन बनता है दो नंबर्स में या दो से ज़्यादा नंबर्स में, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज करके हम एक दूसरे की वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसी के बेस पर, कॉन्ग्रुएंस के बेस पर और मॉड्यूलस को यूज़ करके एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा है मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन का, जिसमें हायर एक्सपोनेंशिएशन वैल्यूज़ को हमने उसका सिंप्लीफाई करके उसका कैलकुलेशन करके रिजल्ट निकाला है। उसके बाद आता है एग्जांपल्स, जो हमने वेरियस एग्जांपल्स कैलकुलेट करके देखे। और इसका जो मैंने बताया है कि मेनली मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन जो यूज़ होता है क्रिप्टोग्राफी में यूज़ होता है, जैसे PKI डिजिटल सिग्नेचर्स और डेफी-हेलमैन की एक्सचेंज में, उनमें भी हम की एक्सचेंज को जो करना होता है, सिमेट्रिक की एक्सचेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज है क्रिप्टोग्राफी में, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और दोनों साइड पे मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन को ही यूज़ करके हम दोनों साइड सिमेट्रिक की जनरेट करते हैं, जिससे हमें नॉर्मल चैनल पे की को एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी एक और मेथड है यूलर्स मेथड, जिससे थोड़ा सा कैलकुलेशन और इजी हो जाता है, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और एक ऑलरेडी मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है आगे, पीछे के आप स्लाइड्स में, पीछे के वीडियोस में आप देख सकते हैं, फर्मेट्स लिटिल थ्योरम का यूज़ करके हमने पढ़ा है। तो अभी जब हम ये तीनों टॉपिक पढ़ लेंगे, तो उसके बाद इन तीनों टॉपिक को समझने के बाद हम किसी भी टाइप का एक्सपोनेंशिएशन, मॉडुलस एक्सपोनेंशिएशन हम निकाल सकते हैं। लेट्स से जैसे एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 5⁻10,169 भी अगर हमें निकालना है mod 17 लेट्स से, तो हम निकाल सकते हैं विदाउट द यूज ऑफ द कैलकुलेटर। सो ये इस टाइप का कैलकुलेशन करने के लिए ज़रूरी है कि हमें ये और पहला मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन आता हो। तो उसको हम ऑलरेडी दो टॉपिक्स को हमने सीख लिया है। अब एक तीसरा टॉपिक यूलर्स मेथड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो और टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। आपका जैसा भी एक्सपीरियंस हो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और अपने स्टूडेंट्स के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी प्लीज़ आप ये प्रोपोगेट करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग।